ओके। मैं जन सुलभ पुस्तकालय का आभारी हूँ कि उन्होंने नरेश जी पर मुझे कुछ कहने का यह मौका दिया है। जन सुलभ डिजिटल माध्यम में बेहतरीन कार्य कर रहा है। जन सुलभ ने लगातार इधर केंद्रित कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और बहुत ही प्रसिद्धि बिटोरी है। ये भी एक माध्यम है और इसका हमें उपयोग करना ही चाहिए। जाहिर है कि इसमें अर्पण जी का योगदान है और नरेश कार्यक्रम शुरू किया है वो भी सराहनीय है। नरेश जी हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और अपने सहज निश्चल स्वभाव के कारण बहुतों की तरह मेरे पास भी उनके कुछ अनुभव हैं। उन्हें पढ़ता तो मैं पहले से ही आ रहा हूँ। उनसे मेरी पहली मुलाकात बीकानेर में हुई थी। एक आयोजन में वो भी आए हुए थे और मैं भी था। मैंने अपनी कुछ कविताएं पढ़ी थी। जब मैंने अपनी कविताएं समाप्त की और वो सत्र संपूर्ण हुआ तो नरेश जी मेरे पास आए और मुझे पकड़कर एक तरह से खींचते हुए एक जगह लेकर गए किनारे में और कहा कि भाई अरुण जी, कविताएं आपकी अच्छी हैं और इन कविताओं पर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। और उन कविताओं के बारे में उन्होंने कुछ मशवरे दिए। तो ये मेरे लिए अनहोनी बात थी कि एक बहुत वरिष्ठ कवि एकदम एक नए कवि के साथ इतना आत्मीय व्यवहार रखता है। उनके बारे में मेरे एक अग्रज मित्र ने एक बार कहा था कि भाई नरेश जी को तो कविताएं जल्दी पसंद नहीं आती हैं किसी की। दूसरी मुलाकात भोपाल में उनके साथ मेरी है। भारत भवन के कार्यक्रम में मैं गया हुआ था और संयोग ऐसा था कि मेरा परिवार भी गया हुआ था और उस कार्यक्रम के बाद जहां हम लोग रुके हुए थे वहीं नरेश जी भी रुके हुए थे और नरेश जी निसंकोच मेरे कमरे में आए और काफ़ी देर तक बैठे रहे और उससे बात की। इधर मैं माटी के एक अंक का संपादन कर रहा था तो इस सिलसिले में अशोक जी पर उनसे मैं एक लेख का तलबगार हुआ। नरेश जी के बारे में ये विख्यात है कि वो मुश्किल से लिखते हैं। 2 ही संग्रह उनके प्रकाशित हैं अब तक और उनसे कुछ लिखवा लेना आसान नहीं है। तो मैं लगातार उनको कहता रहा और फिर उनके मन में कुछ आया तो उन्होंने कहा कि मैं अरुण जी एक लेख दूंगा आपको। और उन्होंने एक लेख अशोक जी पर मुझे दिया जो माटी के अंक में संकलित है। बड़ा सुंदर उसका शीर्षक है, सघन विस्तृत और विपुल। तो वो अंक बहुत ही लोकप्रिय हुआ है और अरुण जी कह रहे हैं अरुण सीतांश की वो अंक नहीं मिला तो उसके जो प्रधान संपादक हैं नरेंद्र पुंडरीक जी, तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं और अब वो 2 किताबों के रूप में भी अलग अलग छप कर आ गई हैं। संभावना ने उन्हें प्रकाशित किया है तो आप चाहें तो संभावना से कह के वो किताब भी मंगवा सकते हैं और अमेज़ॉन पे भी वो उपलब्ध है।
तो ये तो अशोक नरेश जी के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे। अब मैं नरेश जी की कविताओं पे अपनी बात रखना चाहता हूँ। सब जानते ही हैं कि नरेश जी इंजीनियर हैं पेशे से, और जाहिर है विज्ञान के अध्येता रहे होंगे। बहुत सारे इंजीनियर और डॉक्टर हिंदी कविता के क्षेत्र में हैं, कोई नई बात नहीं है, और वो कविताएं लिखते हैं। लेकिन नरेश जी में एक खास बात है, विज्ञान से उनका संबंध अलग है। यहाँ मैं विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना की बात नहीं कर रहा हूँ। वैज्ञानिक चेतना हम दूसरे अर्थों में उसका प्रयोग करते हैं, तार्किक, और विज्ञान एक अनुशासन है। तो अनुशासन का जो अपना तरीका है वो विज्ञान है। महत्वपूर्ण कवि हैं जब मैं कह रहा हूँ तो इसका कारण भी है। महत्वपूर्ण वो इस अर्थ में है कि हिंदी कविता को उन्होंने पहली बार विज्ञान की अवधारणाओं से जोड़ा। अब ये जो जोड़ है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ढो रहा है। वो कविताएं मैं मानता हूं खराब होती हैं जो किसी सिद्धांत या तकनीक का परिचय देने के लिए लिखी जाती है। कविता का यह काम नहीं है कि वो किसी वैज्ञानिक प्रयोग का या सिद्धांत का सिर्फ परिचय दे। न ही उसका ये काम है कि वो कोई विज्ञान की गुत्थी को सुलझाए, ये उसका काम नहीं है। नरेश जी जब लिखते हैं विज्ञान को ध्यान में रखते हुए, तो कविता ही लिख रहे होते हैं। उनका उद्देश्य विज्ञान के किसी सिद्धांत को प्रस्तुत करना नहीं होता। हवा, पानी, मिट्टी, चट्टान, नीम, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर कवि सदियों से कविताएं लिख रहे हैं। इस समय इन विषयों पर अगर आप देखें बहुत सारी कविताएं मिलेंगी। लेकिन नरेश जी की खास बात यह है कि वो मिट्टी, लोहा, पत्ती, चट्टान की जब बात करते हैं तो उसकी वैज्ञानिक संरचना तक जाते हैं। वह इनके बनने, टूटने और इनके जो अपने गुण हैं उनको अपनी कविता में लेकर आते हैं, उन्हें कविता में सृजित करते हैं, निर्मित करते हैं। मुझे लगता है कि वे अपना कवि समय रचने वाले विरल रचनाकार हैं। आप जानते ही हैं कवि समय कविता में आई हुई ऐसी अवधारणाएं हैं या तथ्य हैं जिनको कवि मान लेते हैं, उनका वास्तविकता से कोई बहुत संबंध नहीं होता है। चकवा चकवी वगैरह इस तरह की जो तमाम सारे कवि समय हैं जो हम अपने मध्यकालीन साहित्य में पढ़ते आ रहे हैं, उसमें से कई समय आज भी हम प्रयोग करते हैं। नरेश जी अपना कवि समय रचने वाले विरल रचनाकार हैं। उनके कवि समय की खास बात यह है कि वह अब तक के अर्जित ज्ञान पर आधारित है। वह तार्किक है और वैज्ञानिक है। कल्पना और संभावना से आगे बढ़कर वह वास्तविकता तक जाने वाले कवि हैं। उनका जो कवि समय है वो वास्तविकता पर आधारित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक जगह विज्ञान और कविता में अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है
मैं वो उद्धरण पढ़ना चाहूँगा कि विज्ञान भौतिक जगत के कारण, कार्य और सामान्य धर्म के अध्ययन के द्वारा इस जगत की एक युक्ति संगत और बुद्धिगम्य व्याख्या उपस्थित करता है। विज्ञान यह करता है, काव्य ऐसा नहीं करता है। वह कार्य कारण परंपरा की खोज में सिर नहीं खपाता और फिर भी इस जगत के अंतर्निहित सत्य को उससे समझा जा सकता है। यह फर्क है दोनों। विज्ञान काव्य नहीं है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। ठीक, ये बात ठीक है कि विज्ञान कविता नहीं है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कविता विज्ञान नहीं है। दोनों अलग अलग रहें एक बात है, और दोनों कहीं जुड़ें और कविता बची रहे यह अलग बात है। नरेश अपनी कविता में विज्ञान को लेकर आते हैं और कविता बची रहती है, ये एक खास बात है। और अपनी भूमिका में जो संग्रह उनका है, 2 ही संग्रह प्रकाशित हैं उनके, अपनी संग्रह में उसकी भूमिका में नरेश जी लिखते हैं कि कविता निश्चित ही विज्ञान से कुछ ऊपर की चीज है, नीचे की नहीं। ये नरेश जी का मत है। ऐसा नहीं है कि नरेश जी से पहले विज्ञान और कविता के संबंध में विचार नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैंने जिक्र किया ही है। लेकिन नरेश जी जब इस पर चर्चा करते हैं तो वो एक विज्ञान के व्यक्ति की तरह चर्चा करते हैं, मतलब ये एक आधिकारिक टिप्पणी है। अब जैसे उसी भूमिका में वो लिखते हैं कि जो भाषा अपने समय के विज्ञान से कटी हो वह कितने दिनों तक ज्ञान की भाषा बनी रह सकती है। सिर्फ हिंदी ही नहीं, हमारे देश की सारी भाषाएं विज्ञान की सहज अवधारणाओं, मुहावरों और शब्दावलियों से कट गई हैं। तो ये एक वैज्ञानिक की चिंता है कि जो हमारा साहित्य है वो विज्ञान से कितना कटा हुआ है, उसके मुहावरों से, उसकी शब्दावली से, उसकी चेतना से। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो साहित्य अपने समय के विशिष्ट ज्ञान विज्ञान से कटा हुआ हो उसका क्या भविष्य हो सकता है। यहां मैं वैज्ञानिक लेखन की बात नहीं कर रहा हूं। विज्ञान कथाएं लिखी जा रही हैं, हालांकि वो भी कहाँ तक जा रही हैं और कितने लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जिसको हम मुख्य धारा का साहित्य कहते हैं उसको पढ़ते हुए आप उसमें कितना विज्ञान देखते हैं, पा पाते हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न है। हालांकि अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को टटोलें तो जिसको हम भक्ति काल कहते हैं और उसके बाद का जो रीति काल है उसमें विज्ञान शब्द का चलन बढ़ता है और तमाम हिंदी के रचनाकार हैं वो विज्ञान को अपने ग्रंथों से जोड़ते हैं। अब जैसे कवि केशव दास ने 1610 ईस्वी में विज्ञान गीता लिखी थी, उसका नाम है विज्ञान गीता, कविता का ग्रंथ है लेकिन विज्ञान गीता उसका नाम है। तो विज्ञान शब्द जो है ये सबसे पहले, उससे पहले और देखना पड़ेगा इसमें, लेकिन 1610 में केशव दास जो है विज्ञान गीता लिखते हैं। इसी तरह से 1653 में कवि अक्षर अनन्य, बड़ा सुंदर नाम है ये, 1653 में कोई कवि अपना नाम अक्षर अनन्य लिखता है। तो 1653 में कवि अक्षर अनन्य के विज्ञान योग का पता चलता है। उनकी एक किताब है उसका नाम है विज्ञान योग।
आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में झांसी के एक कवि नवल दास कायस्थ की चर्चा की है, जिन्होंने 1821 ईस्वी में विज्ञान भास्कर ग्रंथ की रचना की थी। और भी इस तरह की चीज़ें तलाशी जा सकती हैं। फौरी तौर पर मुझे परंपरा में साहित्य के साथ विज्ञान को जोड़ती हुई, नाम जोड़ती हुई, मतलब ये 3 किताबें दिखती हैं। हालांकि इसमें विज्ञान आज का विज्ञान नहीं है। उस समय आध्यात्म, तर्क, खंडन मंडन आदि को विज्ञान कह दिया जाता था। यानी इन ग्रंथों में आध्यात्म की चर्चा है, योग की चर्चा है, खंडन मंडन की चर्चा है। तो ये इस तरह से कोई विज्ञान और कविता का योग नहीं है। विज्ञान जब आज हम कहते हैं तो साइंस का पर्यायवाची है, जो कि एक अपना डिसिप्लिन है, उसका एक अनुशासन है उसका। आधुनिक हिंदी साहित्य में, कविता में खासकर, अगर हम वैज्ञानिक मुहावरों या शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो कई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। पहली चुनौती तो यही है कि हिंदी कविता में इसकी कोई परंपरा नहीं। एक आध जगह जिक्र आपको मिलेगा, बहुत नहीं मिलेगा, कोई परंपरा नहीं है। हिंदी में वैज्ञानिक, और ऐसा वैज्ञानिक जो कवि भी हो और अपनी कविता में वो अवधारणाओं को रख रहा हो, तो इसकी कोई पुरानी परंपरा नहीं है हमारे पास। तो जिसकी परंपरा नहीं होती है उसमें कुछ भी उपस्थित करना चुनौती का काम है। एक तो बिना परंपरा के कोई चीज़ का जब आप उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसे स्वीकारने में समय लगता है। दूसरी बात यह है कि कविता के जटिल होने का खतरा बना रहता है। अगर आपने सावधानी से वैज्ञानिक मुहावरों या शब्दावली का प्रयोग नहीं किया तो यह हो सकता है कि कविता आपकी जटिल हो जाए, या कविता आपकी उपदेशात्मक हो जाए, विवरणात्मक हो जाए। ऐसी दशा में नरेश सक्सेना सावधानी और धैर्य के साथ इस काम को अंजाम देते हैं। वह कविता में वह जगह तलाशते हैं जहां विज्ञान को रखा जा सकता है, और कविता में विज्ञान को इस तरह रखा जाए जिससे कि सहजता और संप्रेषणीयता बनी रहे। एक बड़ी चुनौती है। वरिष्ठ कवि विष्णु खरे ने समुद्र में हो रही बारिश के फ्लैग पर बहुत अच्छी बात कही है नरेश जी के संबंध में। उन्होंने कहा है कि वे शायद हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने न तो विज्ञान को सरलीकृत किया है और न ही कविता को गरिष्ठ बनाया है। ये खास बात है नरेश जी की। इसमें खतरा बहुत रहता है कि या तो विज्ञान को ही आप बिल्कुल सरल कर दें, या फिर कविता इस कोशिश में जटिल बन जाए। नरेश सक्सेना की कविताएं आसपास घटित को जिज्ञासा के साथ देखती हैं। ये जो जिज्ञासा है, ये आप जानते ही हैं, तमाम अनुशासनों के, तमाम ज्ञान के केंद्र में है। जिज्ञासा के साथ देखती हैं, और ये जो जिज्ञासा है इसमें विज्ञान उनकी मदद करता है इसको शांत करने में, समझने में। लेकिन उनका उद्देश्य, मैंने पहले भी कहा, कि किसी अवधारणा को प्रस्तुत करना नहीं है। विज्ञान की मदद से वो जिज्ञासा को एक रास्ता देते हैं
और अंत में पहुंचकर वो कविता किसी बड़े सत्य की ओर इशारा करने लगती है या अपने समय के सत्य को समझने की कोशिश है जो उनकी कविता करती है। जिससे एक नया स्वर फूटता है जिसमें विवेक और लालित्य दोनों का साथ अंत अंत तक बना रहता है। ये नरेश जी की एक अपनी विशेषता है। अब कुछ कविताओं की हम चर्चा कर लें। इसमें उनके पहले संग्रह समुद्र पर हो रही है बारिश की पहली कविता का शीर्षक है हिस्सा। इस कविता में वो पानी, नमक, लोहे की बात करते करते अन्याय के प्रतिरोध में बहते खून और समाज की बेहतरी में बह रहे पसीने में अपनी भागीदारी तक चले जाते हैं। उनकी कविता चली जाती है। कविता में पानी, नमक और लोहा तो आता है, लेकिन ये पानी, नमक और लोहा अंत में पहुंचकर अन्याय के खिलाफ बह रहे खून और समाज को बेहतर बनाने में बह रहे पसीने में भागीदारी की इच्छा में बदल जाता है। नरेश सक्सेना की एक और विशेषता है कि वो पूरे ब्रह्मांड को संबोधित करने वाले कवि हैं। जब भी वो कविता उनका दर्शक या उनका श्रोता पूरा ब्रह्मांड है। जब भी वो कहते हैं तो उनकी दृष्टि में ये घूमती हुई पृथ्वी, ये तारे और ये पूरा ब्रह्मांड होता है। एक तरह से वो पूरी धरती के लिए लिखने वाले कवि हैं। इसी तरह से उनकी एक कविता है रोशनी, जो प्रकाश की वैज्ञानिक विशेषताओं से होती हुई मन और तन के कालेपन से उलझने लगती है। नरेश शिल्प को उसके अंतिम सुघड़ता तक पहुंचाने वाले कवि हैं। परफेक्शन उनकी कविताओं की बहुत खास विशेषता है। सालों साल वो कविताओं पर मेहनत करते हैं। 6 दशक तक कविता की दुनिया में रहने के बाद उनके पास 2 कविता संग्रह हैं, और वो भी कविता संग्रह बहुत मोटे नहीं हैं, कम ही कविताएं हैं उनमें। 80-85 पेज के वो संग्रह हैं। तो हर शब्द पर नरेश जी की छाप रहती है। उस शब्द के विकल्प में आप दूसरा शब्द खोज नहीं सकते हैं, यहां तक कि सोच भी नहीं सकते हैं कि इस शब्द की जगह पे क्या कोई दूसरा शब्द हो सकता है। तो ये उनकी कविताओं की एक विशेषता है। दूसरी विशेषता उनकी कविताओं की ये है कि उनकी कविताएं प्रारंभ होती हैं और धीरे धीरे जो रचनात्मक तनाव है वो तीव्र होता चलता है, और अंत तक पहुंचते पहुंचते अंतिम पंक्ति पर वो एक विस्फोट में बदल जाती है। वो तनाव जो है वो फूट पड़ता है, और वो धमक जो है वो बड़ी देर तक गूंजती रहती है। एक कविता पढ़ने के बाद आप दूसरी कविता तुरंत नहीं पढ़ सकते हैं। आपकी इच्छा होती है कि इसको बंद कर दिया जाए, और फिर आप टहल बहल कर घूम घाम कर लौट कर आते हैं, और फिर आप दूसरी कविता पढ़ सकते हैं। विरल कवि हैं, उनकी कविताएं आप थोक भाव में नहीं पढ़ सकते हैं। अगर कविता आपने उनकी एक कविता पढ़ी है तो वो एक कविता बहुत देर तक आपको थरथराएगी। ये खास बात उनके संग्रह की है। उनकी कविता धातुएं एक है, कविता धातुएं बहुत अच्छी कविता है। वो कविता को पढ़ना चाहिए। वो तत्व के रूप में
धातु की पूरी यात्रा करती है और अंत में पहुंचकर वो हिम्मत में बदल जाती है कि किस धातु के तुम बने हो भाई, ये प्रश्न उठाती है। तो कहाँ वो एक मेटल जिसको कहते हैं धातु, उसके गुणों से होती हुई, और कहाँ वो व्यक्ति के अंदर का जो जीवट है वहां तक पहुंचती है। तो ये कविता भी उनके दूसरे संग्रह सुनो चारुशीला की एक कविता मछलियां मुझे बहुत प्रिय है और अद्भुत कविता है ये। संवाद की स्वाभाविक नाटकीयता है इसमें। एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि मेरे लिए मछली बना दो, और वो पिता जो है कॉपी पे मछली लिख देता है। उस घर में गंदे पानी में मछलियां कुछ दिन पहले मर गई हैं, ये बात वो पिता भूल चुका है। ये कविता एक स्वाभाविक नाटकीयता से शुरू होती है और धीरे धीरे पर्यावरण और पालतू जीवों पर हमारी हिंसा तक पहुंच जाती है। अंत में बच्चा कहता है कि पापा मछली के पास साफ पानी लिखना, पानी लिखना भी तो साफ पानी लिखना। तब ऐसा लगता है कि जैसे एक्वेरियम के वे गंदे पानी में मरी मछलियां हमारे सामने आ गई हैं, और बहुत देर तक ये जो है आपको कविता रोके रहती है, बांधे रहती है। तो ये विशेषता नरेश जी की है। ईंटों पे बहुत कविताएं लिखी हैं और बहुत अच्छी कविता ईंट पर है। ईंट का भी काम, कहते हैं कि मेरा तो काम ही ईंटों का था। ईंटों, इंजीनियर का काम ईंट, रोड़ी, रेत, पुल बनाना वगैरह। तो हमने सबने ईंट देखे हैं। ईंट, जाहिर है कि हर ईंट एक जैसे ही हैं, तो वो ईंट एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ये भी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से नरेश जी कहते हैं। जिस तरह से वो ईंट को देखते हैं और जिस तरह से वो व्यक्त करते हैं, मैं समझता हूं हिंदी कविता की वो एक उपलब्धि है। ईंटें भट्ठे की समाधि से निकलकर वास्तुविद के सपनों में विलीन हो जाती हैं। इस कविता में पंक्ति आती है, वो पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ईंटें भला क्या चाह सकती हैं? ईंटें शायद चाहें कि वे बनाएं जो घर उसे जाना जाए, थोड़े से प्रेम, थोड़े से त्याग और थोड़े से साहस के लिए। ईंटें अगर सचमुच ये चाहें। इस कविता में ईंटों की और भी बहुत छवियां हैं कि कैसे इन दो ईंटों को इकट्ठा करके हम चूल्हा बना लेते हैं, कैसे वो सिरहाने आ जाती हैं वगैरह वगैरह। सीमेंट पर एक कविता है। सीमेंट पर कविता इस बोध से शुरू होती है कि घर बनाने के लिए टूट रहे हैं पहाड़। इस धरती का जो सौंदर्य है या अस्तित्व है, वो उसके रेत, जल, पहाड़ सबके होने से है। कि आप कल्पना करें कि इस धरती से पहाड़ गायब हो जाए तो कैसा लगेगा आपको। किसी और कवि ने कहा है कि ये पहाड़ हैं सब वो हमारे घरों में आ रहे हैं। तो सीमेंट कविता में घर बनाने के लिए टूट रहे हैं पहाड़ के निष्कर्ष तक जाती तो है ये कविता, पर इस बीच चट्टानों के सीमेंट में बदलने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से सामने आती है कि लगता है कि वो कोई मेहनतकश है जो पिसते, तपते, तड़कते हुए खंभों को थाम रहा है, दरारों को भर रहा है। अपने पर्यावरण को देखने का यह मानवीय नजरिया
नरेश सक्सेना की अधिकतर कविताओं में आप देखेंगे। कविता और विज्ञान के संदर्भ में नरेश सक्सेना की बहुचर्चित कविता गिरना देखनी चाहिए, जो उनके दूसरे संग्रह सुनो चारुशीला में संकलित है और अपेक्षाकृत आकार में बड़ी कविता है। इसमें ईस्वी 1564 में जन्मे इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो का जिक्र आता है। गैलीलियो पृथ्वी की जगह सूर्य के केंद्र में होने के तथ्य को उजागर करने वाले वैज्ञानिक हैं और इसके लिए उन्हें चर्च ने सजा दी थी। उन्होंने इस तथ्य का खंडन भी किया कि भारी चीजें हल्की चीजों की तुलना में जल्दी गिरती हैं, और कहा जाता है कि इसको दिखाने के लिए वो पीसा की झुकी हुई मीनार से उन्होंने हल्की और भारी चीजों को फेंक कर इसका खंडन किया था। नरेश जी की इस कविता में इसका जिक्र है, लेकिन नरेश जी का उद्देश्य इस सिद्धांत को दिखाना नहीं है। वो इस गिरने को समकालीन भारतीय पतन से जोड़ देते हैं और कहते हैं 400 बरस बाद किसी को कुतुब मीनार से चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा है इसका हस्तक्षेप, कि चीजों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर भी लागू हो गए हैं। तो ये कैसे उन्होंने एक विज्ञान के सिद्धांत को समकालीन गिरने से जोड़ दिया है। और फिर इसी कविता में वो कहते हैं कि अगर गिरना एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक है, अगर हमें गिरना ही है तो हम इस तरह से गिरे कि वो अस्तित्व के पक्ष में हो, मनुष्यता के पक्ष में हो और अन्याय और अनाचार के खिलाफ हो। अन्याय और अनाचार पर वज्रपात की तरह गिरने का आह्वान करते हैं वो, और इसी बीच मनुष्योचित जगहों की वो तलाश भी करते हैं। जैसे वो बर्फ की तरह गिरना चाहते हैं जहां से मीठी नदियां फूटती हैं, प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह गिरना चाहते हैं, दुख में आंसू की एक बूंद की तरह गिरना चाहते हैं, खेलते बच्चों के बीच गेंद की तरह, कोंपल की जगह खाली करते हुए पतझड़ की पहली पत्ती की तरह गिरना चाहते हैं, नींव में ईंट की तरह गिरना चाहते हैं। विज्ञान अगर सत्य की अनवरत खोज है तो ये कविताएं उसके साथ मिलकर उसे और मानवीय बनाती हैं, उसे अस्तित्व विरोधी तत्वों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। हम सब जानते हैं कि तापक्रम के कम होने का असर पानी पर पड़ता है। इस तथ्य को वो मछलियों के संदर्भ में देखते हैं और एक बहुत सुंदर कविता संभव करते हैं। शीर्षक है इस कविता का, पानी क्या कर रहा है। 4 डिग्री के तापक्रम तक पहुंचकर वो ऊपर जाने लगता है और गिरते हुए तापक्रम के साथ बर्फ बनकर सतह पर जम जाता है, जिससे मछलियां जिंदा रह सके। जाहिर है कविता का लक्ष्य इस तथ्य का निरूपण भर नहीं है, वह इस प्रश्न पर जाकर टिकती है कि पानी के प्राण मछलियों में बसते हैं तो आदमी के प्राण कहाँ बसते हैं। दोस्तों, ये वो अपनी कविता में इस बात को उठाते हैं कि भाई वो कहाँ जाते हैं। तो नरेश सक्सेना इस अर्थ में हिंदी के वो विशिष्ट और विरल कवि हैं कि विज्ञान की अवधारणाओं को, तथ्यों को कविता के साथ मिलाते हुए
एक जुगलबंदी जैसा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें दोनों धाराएं मिलकर एक नया स्वर बनाती हैं, और वो स्वर कविता का स्वर है। कविता से कहीं कोई रियायत वो नहीं देते, कवि नहीं लेते हैं। वो कविताएं पहले कविताएं ही हैं, फिर उनमें विज्ञान है। मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्लभ एक संयोग है हिंदी में कि हमारे पास एक ऐसा कवि है जो विज्ञान और कविता को इस तरह से बरतता है कि उससे निकलकर हमारे पास एक मानवीय और अस्तित्वगत बड़े प्रश्नों के प्रति एक मानवीय जिज्ञासा पैदा होती है। मैं अंत में नरेश जी की एक दो कविताओं का पाठ करना चाहूंगा, खासकर उन कविताओं का जिनका जिक्र मैंने किया है इसमें। मैं उनकी एक कविता पढ़ना चाहूंगा। धातुएं। सूर्य से अलग होकर पृथ्वी का घूमना शुरू हुआ चुंबकत्व, धातुओं की भूमिका शुरू हुई। धातु युग से पहले भी था धातु युग, धातु युग के बाद भी है धातु युग। कौन कहता है कि धातुएं फलती फूलती नहीं हैं? इन दिनों फलों और फूलों में वे सबसे ज्यादा मिलती हैं पानी के बाद। मछलियों और पक्षियों में होती हुई वे आकाश पाताल एक कर रही हैं। दफ्तर जाते हुए या बाजार या घर लौटते हुए वे हमें घेर लेती हैं धुएं में और खून में घुलने लगती हैं। चिंतित हैं धातु विज्ञानी कि असंतुलित हो रही है धरती पर धातु के भंडार। चिंतित हैं धातु विज्ञानी कि असंतुलित हो रहे हैं धरती पर धातु के भंडार, कि वे उनके जिगर में, गुर्दों में, नाखूनों में, त्वचा में, बालों की जड़ों में जमती जा रही हैं। अभी वे विचारों में फैल रही हैं, लेकिन एक दिन वे बैठी मिलेंगी हमारी आत्मा में। फिर क्या होगा? गर्मी में गर्म और सर्दी में ठंडी। खींचो तो खिंचती चली जाएंगी, पीटो तो पिटती चली जाएंगी। ऐसा भी नहीं है कि इससे पूरी तरह बेखबर हैं लोग। मुझसे तो कई बार पूछ चुके हैं मेरे दोस्त कि यार नरेश, तुम किस धातु के बने हो? उनकी एक कविता और मैं पढ़ूंगा, मछलियाँ, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। और आप देखें कि ये कविता किस तरह से जो है वो बिल्कुल एक सन्नाटे में आपको छोड़ देती है कविता। मछलियाँ। एक बार हमारी मछलियों का पानी मैला हो गया था। उस रात घर में साफ पानी नहीं था और सुबह तक सारी मछलियां मर गई थी। यह बात भूल चुके थे। एक दिन राखी अपनी कॉपी और पेंसिल देकर मुझसे बोली, पापा इस पर मछली बना दो। मैंने उसे छेड़ने के लिए कागज पर लिख दिया मछली। कुछ देर राखी उसे गौर से देखती रही, फिर परेशान होकर बोली, यह कैसी मछली? पापा इसकी पूंछ कहाँ और सिर कहाँ? मैंने उसे समझाया, यह मछली का माँ या छ या उसकी लव ली इस तरह लिखा जाता मछली। उसने गंभीर होकर कहा, अच्छा तो जहां लिखा है मछली वहां पानी भी लिख दो।
तभी उसकी मां ने पुकारा तो वह दौड़कर जाने लगी, लेकिन अचानक मुड़ी और दूर से चिल्लाकर बोली, साफ पानी लिखना पापा। तो ये कविता है नरेश सक्सेना की। मैं चाहता हूं कि आप सभी नरेश जी की कविताओं को एक बार देखें जरूर, और कविता का जो अपना आकर्षण है और जो उसकी उदात्तता है, उसका अनुभव आपको निश्चित रूप से इन कविताओं में मिलेगा। धन्यवाद आप सबका, और मैं आभारी हूँ जन सुलभ पुस्तकालय का। धन्यवाद।